प्रिय दर्शकों, आज रविवार है और रविवार को मैं हाजिर होता हूँ आध्यात्मिक और सार्वभौमिक विषय को लेकर के। आज का विषय है काल्प सर्पयोग। काल्प सर्पयोग क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार से योग बनते हैं और इस काल्प सर्पयोग में हमें उपाय क्या करनी चाहिए, वो हम आपको आज बहुत ही सरल भाषा में और सरलता और सटीक बताऊंगा। ऐसे तो बहुत लोगों ने काल्प सर्पयोग के बारे में बताया होगा, तो हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसका अपने आप में संशोधित कीजिए। राहु और केतु के मध्य में, राहु और केतु जहां बैठे हैं उनके मध्य में अगर सारे ग्रह एक बैठे हुए हों, उनके बीच में, ऐसा नहीं कि राहु के साथ और केतु के साथ बैठे हो तो काल्प सर्प होगा, ऐसा नहीं है। राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह अगर बैठे हुए हैं तब काल्प सर्प योग का निर्माण होता है। वो भी हम देखते हैं कि किस भाव में काल्प सर्प योग बन रहा है और कौन सा काल्प सर्प योग है वो। तो काल्प सर्प योग को हम राहु केतु योग भी कर सकते हैं, लेकिन काल्प सर्प योग ही क्यों कहा जाता है इनको, तो भी हम जानते हैं। काल यानी कि राहु के अधिदेव, राहु को जो अधिदेव हैं वो काल हैं और केतु के अधिदेव जो हैं वो सर्प हैं। तो ये दो ग्रहों के मिलन से, ये दो ग्रहों के दृष्टियों से जो बनता है योग, वही काल्प सर्प योग है। यानी काल और सर्प दोनों मिलकर जो बनेंगे वही काल्प सर्प योग है। तो काल्प सर्प योग जो बनते हैं तो वो किस भाव में बन रहे हैं और उसका क्या परिणाम होगा, उसका क्या हमें दुष्परिणाम होगा, उसका क्या हमें शुभता प्रदान होगी, क्या हमें उसको नुकसान होगा, ये हम जानेंगे। काल्प सर्प योग मुख्यतः 12 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? तो पहला अनंत है, यानी राहु प्रथम भाव में और केतु सप्तम भाव में हो तो अनंत काल्प सर्प योग होगा। तो जब यहाँ पर बनेगी तो क्या होगा, यहाँ पर बनेगा, अगर राहु यहाँ पर रहेंगे तो वो व्यक्ति को, वो जातक को कैसा प्रभाव होगा, बन जाता है राहु केतु। तो यह विचार करने योग्य है, क्योंकि लग्न से ही हम व्यक्तित्व को देखते हैं, शरीर को देखते हैं, यानी कि वो स्वयं वहाँ पर उपस्थित हो, जातक उपस्थित होता है तो वो काल्प सर्प योग बहुत ही विचार करने योग्य होता है। अगर लग्नेश, जो लग्न के स्वामी होते हैं, अगर वो पापक ग्रह हों तो उसमें राहु बली हो जाएंगे, और राहु बली हो गए तो अगर लग्नेश कमजोर हो जाएंगे तो जातक के व्यक्तित्व को उथल पुथल मचा देंगे, जातक के व्यक्तित्व में तबाही आ जाएगी और उनके विकास को अवरोध में ला देंगे, विकास अवरुद्ध हो जाएगी। अगर लग्नेश बलवान हुए तो जातक बहुत ही तिगड़मबाज हो जाएगा और बहुत तिगड़मबाज होने के साथ साथ वह इन किन प्रकारे न अपना काम निकलवाने में माहिर हो जाएगा। तो ये पहला अनंत काल्प सर्प योग में बनने वाला मनुष्य के जो जातक के होते हैं, एक काल्प सर्प बनते हैं तो वो इस तरह का फल देता है। और अब आते हैं धन भाव में, यानी दूसरे भाव में जो काल्प सर्प बनते हैं वो कुलिक काल्प सर्प योग होता है, यानी कि दूसरे भाव में राहु और अष्टम भाव में केतु। तो इसमें क्या होगा, अगर ये काल्प सर्प बनता है, कुलिक काल्प सर्प बनता है, तो इसमें कोई हानि नहीं है। क्यों हानि नहीं है? क्योंकि राहु यहाँ बैठे हैं तो यहाँ पर संचित धन, यानी कि पैतृक धन में तो थोड़ी सी चिंता रह, जातक को थोड़ी सी चिंता होगी, पैतृक धन का जो चिंता होगी। लेकिन जब सप्तम भाव में, माफ कीजिएगा, अष्टम भाव में जब केतु बैठेंगे तो केतु यहाँ पर बैठते हैं, आकस्मिक धन प्राप्ति होती है, आकस्मिक धन देते हैं। तो इससे जातक जुआ से, सट्टा से, लॉटरी से धन प्राप्त करता है, वहाँ से अपना कमाई करता है। अब आइए तीसरे भाव में, तीसरे भाव में वासुकी काल्प सर्प योग बनता है। तो तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव, तो राहु जब तीसरे भाव में बैठेंगे तो केतु नवम भाव में बैठेंगे। तो इससे होता है कि जातक को थोड़े परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है, और उससे परिश्रम ज़्यादा करने में कोई भी कार्य सिद्ध होता है, कोई भी काम उसको फलीभूत होता है। तो इसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना होता है। तो बिना मेहनत का आजकल क्या कर सकता है, बिना मेहनत का आजकल कुछ होता नहीं है। मेहनत तो हर काम में ही करना पड़ता है, तो मेहनत करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पराक्रम करें। अगर
उसमें अगर राहु और केतु यहाँ बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा हमें ये इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि लग्न में कौन सा राशि है, राशि का राशिपति कौन है। जो भी राशि वहाँ पर है उसका राशिपति अगर राहु के मित्रवत है यानी मित्र है तो बहुत ही अच्छा है, थोड़े ही परिश्रम में उनको वो आगे परिश्रम करने से ज़्यादा उनको सहयोग प्राप्त होगा, उनको लाभ होगा। लेकिन अगर वही शत्रु हैं, अगर वही राहु के शत्रु हो गए तो उसमें बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पड़ते हैं और सफलता बहुत कम मिलती है। आप चौथे भाव को देखेंगे यानी शुक्र भाव को, यहाँ पर अगर राहु बैठे हुए हैं और दसम भाव में केतु बैठे हुए हैं तो ये शंखचूड़ कालसर्प योग हो गया। तो एक आपको जो जातक का ऐसा अगर योग बनता है तो उसमें माता का शारीरिक कष्ट होता है, माता को कष्ट होता है और सुखों में कमी आती है। वो जातक घर से दूरी बनाकर रहता है और कर्म क्षेत्र में उतार चढ़ाव होता है, क्योंकि कर्म क्षेत्र में केतु बैठे हुए हैं तो कर्म क्षेत्र में थोड़ा उतार चढ़ाव होता है। अगर पंचम भाव में राहु है और एकादश भाव में केतु है तो ये पद्म नामक कालसर्प योग बना। तो इससे कोई क्षति नहीं है, जातक को इससे थोड़ी सी परेशानी होगी, संतान में थोड़ी विलंब होगी, संतान उत्पत्ति में थोड़ी विलंब होगी और जातक को पढ़ाई करने में मन नहीं लगेगा। तो इससे दिक्कत यह है कि जातक को पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है, लेकिन वह न के न प्रकार न किसी तरह से अब न किसी भी जुगाड़ से वह रिजल्ट अपना ले आता है। रिजल्ट आने में उसको कोई परेशानी नहीं होती है, तो ये अच्छा है, कोई खराब तो नहीं है। अब छठा जो है, छठे भाव में जो बनता है, यहाँ पर राहु और केतु 12वें भाव में हो जाए तो ये महापद्म योग बनता है। तो इसमें राहु आने से क्या होता है, राहु अगर आ जाए यहाँ पर तो ये शत्रुहंता योग बनता है। यहाँ से शत्रुहंता योग बनने से क्या होता है, शत्रु तो उत्पन्न होंगे, शत्रु तो होंगे, लेकिन शत्रुहंता योग है तो शत्रुओं का वो प्रभाव को खत्म करेगा हो जाता है। और अगर शनि का यहाँ पर संबंध बन जाए तो उससे एक परेशानी होती है कि लंबी बीमारी होने का ज़्यादा संभावना होती है। अगर सप्तम भाव में राहु और लग्न में केतु हो जाए तो तक्षक योग बनता है, तक्षक कालसर्प योग बनता है यहाँ पर। तो इसमें थोड़ी सी परेशानी होती है जातक को, क्योंकि ये दाम्पत्य को यहाँ से देखा जाता है, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी उतार चढ़ाव होती है, थोड़ी परेशानी होती है। लेकिन अगर सप्तम भाव के स्वामी और शुक्र बली हुए तो सब ठीक रहता है, इसमें कोई परेशानी नहीं होती है, जातक को इससे परेशानी उत्पन्न नहीं होती है। अब अष्टम भाव में अगर राहु रहे और द्वितीय भाव में केतु तो यहाँ पर कारकोटक कालसर्प योग बनता है। तो इसमें चोट दुर्घटना ये सब होने की संभावना रहती है जातक के साथ, लेकिन इससे एक फायदा भी है कि द्वितीय भाव में अगर केतु है तो वो आकस्मिक धन देते हैं। अष्टम भाव और द्वितीय भाव अगर केतु हो तो आकस्मिक धन प्राप्त होता है, जुआ लॉटरी सट्टा से प्राप्त होता है, आकस्मिक धन उसे मिलता है। अगर नवम भाव में राहु हो और तृतीय भाव में केतु हो तो शंखपाल कालसर्प योग यहाँ पर बनता है। तो इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। क्यों परेशानी नहीं है, यह एक त्रिकोण है, ये पंचम भाव नवम भाव त्रिकोण में आते हैं। तो त्रिकोण में जब पापा ग्रह आते हैं तो वहाँ शुभ फल देते हैं। तो राहु सबसे पापा ग्रह है तो वहाँ पर शुभता प्रदान करेंगे, और केतु यहाँ तृतीय भाव में बैठे हुए हैं तो उससे थोड़ी परेशानी होगी कि उसमें उनको किसी काम में थोड़ी परेशानी करने, किसी काम में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है, लेकिन भाग्य को उज्जवल होने में बहुत ही सहायक करते हैं। अगर लग्नेश भी यहाँ अगर बलवान हो जाए तो जातक को भाग्योदय बहुत जल्दी होता है। अब 10वें भाव में देखते हैं कि 10वें भाव में अगर राहु बैठे हुए हैं और सुख भाव में केतु बैठे हुए हैं तो यहाँ पर घातक योग बना। तो घातक कालसर्प योग बनने से जातक को राजनीतिक में बहुत बड़ा सफलता प्रदान करते हैं और राजनीतिक में बहुत सफल राजनीतिज्ञ बन जाता है।
लेकिन यहाँ पर थोड़ा परेशानी होती है कि पिता से अनबन होती है, पिता से मतभेद होते हैं। एकादश भाव में अगर राहु बढ़ जाए और पंचम भाव में केतु बढ़ जाए तो विषाक्त योग बनता है, विषाक्त काल सर्प योग बनता है यहाँ पर। और वो क्या करते हैं कि यहाँ पर राहु जो है आय में वृद्धि कर देते हैं। यहाँ पर राहु के कारण, काल सर्प योग के कारण आय में वृद्धि होती है, धन आगमन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये बहुत ही अच्छा है। अब 12वें भाव में अगर राहु बढ़ जाए और 6ठे भाव में केतु बढ़ जाए तो ये शेषनाग काल्प सर्प योग बनता है। एक शेषनाग काल्प सर्प बनता है। इसमें थोड़ी सी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाते हैं, थोड़ी कोर्ट कचहरियों में व्यय करवाते हैं। लेकिन अगर 12 भाव के मालिक अगर बली हुए तो उसमें भी वो कमी लाते हैं। तो ये 12 भावों में 12 तरह के काल सर्प योग बने। अब इसमें आपको देखना है कि जो बायां तरफ जो बनता है काल सर्प योग वो ज्यादा परेशानी करता है, और जो बायां तरफ बनता है वो 80% कम आपको परेशानियां देती है। तो जो सप्तम से लेकर के द्वादश तक जो बनते हैं काल सर्प योग, ये आपको 80% कम आपको परेशानियां करते हैं। और जो लग्न से लेकर के सप्तम भाव तक जो काल सर्प योग बनते हैं उसमें परेशानियां ज़्यादा होती है, जातक को थोड़ी ज़्यादा परेशानियां होती है। अब हम जानेंगे कैसे कि काल सर्प योग अगर हमारे कुंडली में है तो उसका हमको मालूम कैसे होगा, उसका कैसे हम जानेंगे काल सर्प योग है। तो उसमें भी आपको परेशानियां दिखने लगती है, जातक के जीवन में परेशानियां दिखती है कि उसको स्वप्न में सर्प कभी कभी आते हैं, सर्प के स्वप्न देखता है, सर्प के और स्वप्नों में वो जागृत होते हैं, सर्प उनको स्वप्न में आते हैं। और धन आगमन में बहुत ही परेशानियां होती हैं, और धन आने में उनको परेशानियां बहुत महसूस करते हैं। वो आय तो होती है लेकिन धन वहाँ घर में टिकता नहीं है, घर में रुकता नहीं है, उनके पास वो धन रहता नहीं है। तो ये परेशानियां जब हो तो आपके कुंडली में ये काल सर्प योग है। अब हम जानेंगे काल सर्प योग है तो उसको निदान भी होना चाहिए, उसका उपाय भी होना चाहिए। तो उपाय क्या है? तो उपाय ही बहुत ही सरल है, बहुत ही सरलता के साथ उपाय को कर सकते हैं। यानी कि काल और सर्प से मिल करके काल सर्प योग बना है। तो काल मतलब कालों के काल यानी महादेव, कालों के काल वो महादेव है, और सर्प उनका माला है। तो काल सर्प योग जो है शिव महादेव के द्वारा पूजन करने पर, उनका जप करने पर बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो काल सर्प योग जिनके कुंडली में हो वो महामृत्युंजय का 1.25 लाख जप करवाएं, या स्वयं भी कर सकते हैं, और स्वयं कर करके हवन करना चाहिए। और नाग नागिन बनवा करके, चांदी के नाग नागिन बनवा करके उसे जल धारा में प्रवाहित कर दें, और प्रतिदिन भगवान शंकर के चरणों में जाकर के जल अर्पण कर दें। अगर दुग्ध है तो दुग्ध अर्पण कर दें। तो इससे क्या होगा? इससे शांति मिलेगी, काल सर्प योग का निवारण होगा। तो ऐसे ये उपाय करके अपने आप को आप शुभता प्रदान कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा है। तो बस आज इतना ही। जय श्री कृष्ण।